अब लॉजिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह के सवालात भी पूछे जा सकते हैं जिसमें थोड़ी बहुती आपकी मेंटल एबिलिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी और जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट्स और जो ट्रिक्स हमने सीखी वो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने हाजिर दिमागी से भी काम लेना होगा। अब फॉर एग्जांपल पहली स्टेटमेंट हम लोगों को कहती है, अगर हम इसको एज्यूम कर लें कि ये स्टेटमेंट 1 है कि नर्स कैंप हैज़ वर्कड मोर नाइट शिफ्ट्स। अब यहाँ पे मोर का वर्ड ऑलरेडी आ चुका है तो हम इसको उठा लेंगे, इन अ रो देन नर्स रोजर। ठीक है। दूसरा हु हैज़ वर्कड 5। तो दो चीज़ें अभी हमें गिवन है, एक तो एक रिलेशन इन दोनों का गिवन था कि कौन मोर है और कौन लेस है, और साथ में एक नंबर भी हमें गिवन है। तो इसको हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा हम लोगों के पास मोर, ये हम लोगों के पास हो जाएगा फ्यू या लेस। यहाँ पे कैम जो है उसकी नाइट शिफ्ट्स रोजर से ज़्यादा हैं और रोजर ने टोटल 5 नाइट शिफ्ट्स की हैं। अब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास कि नर्स मिलर वर्कड 15 नाइट शिफ्ट्स। तो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल गई इन अ रो मोर देन नर्स कैंप एंड रोजर। तो दूसरा यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिल गया कि नर्स मिलर ने जो है मोर नाइट शिफ्ट्स की हैं, अगर हम नर्स कैंप और रोजर की नाइट शिफ्ट्स को कंबाइन भी कर लें तब भी। तो पहली बात तो ये है कि मिलर को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा, ऑलरेडी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन थी वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसने टोटल 15 नाइट शिफ्ट्स की। दूसरा, एक रिलेशन भी हमें इस स्टेटमेंट में गिवन है, अगर आप इसको गौर से पढ़ो कि हैज़ वर्कड 15 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो मोर देन नर्स कैंप एंड रोजर कंबाइन। तो अगर हम नर्स रोजर प्लस कैंप की नाइट शिफ्ट्स को कंबाइन भी कर लें, फिर भी नर्स मिलर की जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं, और वो कितनी हैं? 15। इसका ये मतलब है कि अगर इन दोनों की वैल्यूज़ को हम कंबाइन भी कर लें तो इनका जो आंसर है वो 15 से कम होगा। अब एक और जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि नर्स केल्विन हैज़ वर्कड 8 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो लेस देन नर्स कैंप। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमें रिलेशन गिवन है कि केल्विन की नाइट शिफ्ट्स कैंप से कम हैं, तो केल्विन को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। और दूसरा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है कि 8 नाइट शिफ्ट्स इसने लगाई हैं। अब जो सवाल हमसे पूछा गया है वो ये है कि हाउ मैनी नाइट शिफ्ट्स इन अ रो हैज़ नर्स कैंप वर्कड, कि नर्स कैंप की नाइट शिफ्ट्स कितना हो सकती हैं। अब वो इसी रेंज में लाई करेगी। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमने एक रेंज डिफाइन करनी है कि जिसके अंदर कैंप आ सकती है। अब ये जो हमने एनालिसिस ड्रॉ किया ऑलरेडी इसी क्वेश्चन से ड्रॉ किया, तो इस चीज़ को मैं फर्दर ये वाजे कर सकता हूँ कि अगर केल्विन ने 8 नाइट शिफ्ट्स लगाई हैं और ये चीज़ क्लियर है कि कैंप की नाइट शिफ्ट्स केल्विन से ज़्यादा हैं, तो मे बी ये रेंज 9 से स्टार्ट होगी। दूसरी ये भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है कि जो मिलर की नाइट शिफ्ट्स हैं 15, अगर रोजर और कैंप की नाइट शिफ्ट्स को मिला भी दिया जाए फिर भी वो 15 से कम बन रही हैं, इसका मतलब वो मे बी 14 हो सकती हैं। तो ये अब हमारे पास रेंज आ गई। अब हम ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस रेंज में आ सकता है। अब अगर हम 8 को देखें तो 8 बिल्कुल इस रेंज में नहीं आ सकता, क्योंकि वो केल्विन की नाइट शिफ्ट्स हैं और वो ऑलरेडी गिवन है कि कैंप की केल्विन से ज़्यादा हैं। अब दूसरा अगर देखो 9, 10, 11, ऑलरेडी 9, 10, 11 ये तीनों ऑप्शंस इस रेंज में आ रहे हैं। तो अगर कोई एक ही ऑप्शन होता जो इस रेंज में आ रहा होता तो हम फौरन उसको टिक करके उसको आंसर कर देते, लेकिन अब इसका ये मतलब है कि फर्दर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक रिलेशन था, अब हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि रोजर की जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो 5 थी, और ये जो है केल्विन की वो हमारे पास अननोन है, और इनको प्लस करके जो फिगर आएगा वो 15 से कम होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं 5 + 9 करूँ तो मेरे पास आ जाता है 14 जो 15 से कम है। तो किसी हद तक ये ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह अगर मैं 10 + 5 करता तो 15 आ जाता जो गलत हो जाता, और इसी तरह 11 + 5 करता तो 16 हो जाता, फिर भी वो गलत हो जाता। तो इसका मतलब है कि 9 इज़ द राइट ऑप्शन। अब लॉजिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह की भी सवालात पूछे जा सकते हैं।
अब देखने में आया कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करते हैं और उसका क्या रीज़न है वो भी मैं अभी आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कुछ चिल्ड्रन हैं जो डॉग का पीछा कर रहे हैं जिसकी लैश जो है वो टूट गई थी। अब जो पहली कंडीशन हमें गिवन है वो ये है कि जेम्स इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। तो अब इस सिचुएशन को हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको एज्यूम कर लेते हैं बिहाइंड और इसको कर लेते हैं अहेड या फ्रंट। ठीक हो गया। तो जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। तो यहाँ पे अगर मेरे पास डॉग है तो जेम्स जो है वो उसके बिल्कुल बिहाइंड है। रूबी इज बिहाइंड जेम्स, तो रूबी जो है वो जेम्स के पीछे है। और इसी तरीके से रिचल इज बिहाइंड रूबी, तो रिचल जो है वो रूबी के पीछे है। अब यहाँ पे है कि मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मैक्स जो है वो वाहिद बंदा है जो डॉग के आगे है। एज द चिल्ड्रन इन डॉग पॉसेस द मैक्स टर्न्स अराउंड एंड जॉइन्स देम। फॉर एग्जाम्पल मैक्स अहेड था और ये देख रहा था इनकी सिचुएशन, तो जैसे ही डॉग और ये लोग आगे से गुजरे तो मैक्स ने भी इनको ज्वाइन करने का सोचा। ही रन्स एंड बिहाइंड रूबी, तो इसका ये मतलब है कि जो मैक्स है वो डायरेक्टली रूबी के पीछे आ गया। जेम्स रन फास्टर एंड इज अलॉन्ग साइड द डॉग ऑन द लेफ्ट। इसका ये मतलब है कि जेम्स तेजी से भागा और अगर ये डॉग है और ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है तो जेम्स ने ये पोजीशन ले ली। रूबी रन्स फास्टर एंड इज अलॉन्ग साइड द डॉग ऑन द राइट। रूबी ने भी तेज भाग के डॉग की ये वाली साइड ले ली। अब डॉग ये भाग रहा है, ये जेम्स है और ये रूबी है। विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। तो अब आपने ये बताना है कि डॉग के पीछे कौन सा चाइल्ड रह गया। अगर हम इस सिचुएशन को जो एनालिसिस हमने ड्रॉ किया था अगर इसको देखें तो जेम्स ने अपनी जगह छोड़ दी डॉग के एक साइड पे आ गया, रूबी ने अपनी जगह छोड़ दी डॉग के दूसरे साइड पे आ गया। बाकी कौन बच गया? मैक्स। क्यों? क्योंकि मैक्स पहले यहाँ पे खड़ा था डॉग के आगे, ये सिचुएशन देख रहा था। जैसे ये डॉग भागा और ये बच्चे भागे तो मैक्स ने भी इनको ज्वाइन करना का सोचा था और वो रूबी के पीछे आ गया था। तो इस तरीके से डी इज द राइट ऑप्शन। अब ऐसी कौन सी बात है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया था? वो बात यह है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को समझने या प्लॉट करने की बजाय डायरेक्टली आंसर पे क्लिक किया था और वो ये था कि उन्होंने यहाँ पे पढ़ा विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग और यहाँ पे उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी कि जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, तो उन्होंने विदाउट एनी एनालिसिस किए हुए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दिया था जिसकी वजह से उनका ये आंसर गलत हो गया था। तो अब आपने इतना ज़रूर याद रखना है कि लॉजिकल प्रॉब्लम एंड पैराग्राफ कंप्रीहेंशन दोनों में फ़र्क होता है। पैराग्राफ कंप्रीहेंशन में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली आपको गिवन होती हैं और वहाँ से आप अपना आंसर अखज़ करते हो, लेकिन लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपने पूरी सिचुएशन को समझना होता है और लॉजिक लगाना होता है। देखो इसका नाम ही लॉजिक है, तो लॉजिक लगाए बिना आपने आंसर कभी सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ आपके सामने वाज़े या रट्टे वाली नहीं होगी। आपने ऑटोमेटिकली लॉजिक लगा के उसका आंसर निकालना होगा। अब ये आपके सैंपल का एक क्वेश्चन है और मेजॉरिटी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन या गलत होता है या सॉल्व वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें एक और मेंटल एबिलिटी वाला फॉर्मूला इन्वॉल्व है और वो है डायरेक्शंस। तो जब भी आप देखोगे कि आपके सवाल में आपसे डायरेक्शंस पूछी गई हैं तो सबसे पहले तो आप डायरेक्शंस प्लॉट कर लो। अब सबसे पहले ये अज्यूम कर लो कि जो एरो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है आप उसको कंसिडर कर लो नॉर्थ, तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। और जो आपके राइट हैंड है उसको आप कंसिडर कर लो ईस्ट, तो ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब इस सिचुएशन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद इज नॉर्थ ऑफ बलोचिस्तान, तो अगर यहाँ मैं बलोचिस्तान में मौजूद हूँ तो मेरे नॉर्थ में क्या है? इस्लामाबाद। ठीक हो गया। अब पहली जो स्टेटमेंट है वो हमने प्लॉट कर ली। अब दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास है बलोचिस्तान इज ईस्ट ऑफ लाहौर, तो अगर मैं इनकी पोजीशंस बदल दूं तो मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि लाहौर इज वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। फॉर एग्जांपल मेरा मकसद ये है कि मैंने अगर बलूचिस्तान की मदद से ऑलरेडी इस्लामाबाद को प्लॉट किया तो बलूचिस्तान की ही मदद से मैं लाहौर को भी प्लॉट करूं। तो अब यहाँ पे अगर मैं इनकी पोजीशंस बदल दूं, फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं लाहौर इज, तो यहाँ पे ये ईस्ट का वेस्ट भी हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान।
तो अगर मैं अभी इसको प्लॉट करूं तो ये मेरे पास बलूचिस्तान है और इसका वेस्ट किधर है, ये, तो यहां पे मैं प्लॉट कर सकता हूं लाहौर को। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास नॉर्थ था और ये मेरे पास वेस्ट था। अब तीसरी स्टेटमेंट हम लोगों के पास आ जाती है, लाहौर इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, जो हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर देखा जाए, अब इस्लामाबाद में अगर चला जाऊं और लाहौर की सिचुएशन को देखूं तो इस तरीके से लाहौर अवेलेबल है। अगर इसी एरो को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया साउथ वेस्ट। तो जो लाहौर है वो इस्लामाबाद के साउथ वेस्ट में वाक़िया है, जबकि तीसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लाहौर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में वाक़िया है। नॉर्थ वेस्ट कौन सी पोजीशन बनती है, वो ये बनती है। सो स्टेटमेंट 3 जो है वो फॉल्स है, गलत है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। तो इस सवाल को एक्सप्लेन करते हुए मैंने 2-3 बातें आपको बताई। सबसे पहले ये डायरेक्शंस, उसके बाद जब हम इनकी जगह बदलेंगे तो इनकी डायरेक्शंस भी ऑपोजिट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आने वाले जितने भी सवाल हैं डायरेक्शन के हवाले से उसमें हेल्प कर सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास एक अगला सवाल आ गया जिसमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरे पास हो जाता है नॉर्थ, ये मेरे पास हो जाता है ईस्ट, ये मेरे पास हो जाता है वेस्ट और ये मेरे पास हो जाएगा साउथ। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, द होटल इज 2 blocks ईस्ट ऑफ द ड्रग स्टोर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ड्रग स्टोर ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद ईस्ट में जो है वो होटल है और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2 blocks। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा ब्लॉक ड्रॉ कर लिया ईस्ट डायरेक्शन में। देखो ये ईस्ट में जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या वाक़िया, होटल। अब दूसरी स्टेटमेंट मुझे बोलता है, द मार्केट इज 1 block वेस्ट ऑफ होटल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं होटल में हूं तो इसके 1 block वेस्ट की तरफ मैंने जाना है। ठीक है, तो 1 block वेस्ट में मैं आ जाऊंगा तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है। ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट मुझसे पूछी गई, द ड्रग स्टोर इज वेस्ट ऑफ द मार्केट। तो देखो अगर मैं इस फिगर से एनालाइज करने की कोशिश करूं तो ये जो मार्केट है इसके वेस्ट में जो है ड्रग स्टोर है और इसकी ईस्ट में जो है वो होटल है। और यहां पे तीसरी स्टेटमेंट क्या थी, द ड्रग स्टोर इज वेस्ट ऑफ द मार्केट। सो ये ट्रू है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। सो इस वीडियो सेशन में जितने भी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और साथ में ये भी कोशिश की कि जस्ट आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। अब जो नीचे प्रैक्टिस टेस्ट गिवन हैं, जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो क्वेश्चंस आराम से आपके सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की ये सबसे मजे की बात होती है कि अगर किसी भी एक मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो या आपकी आंखों के आगे से गुजर जाए तो उसके जितने भी मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में। तो इस तरीके से अभी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर हो गए हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ आ गई है कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब जो नीचे प्रैक्टिस टेस्ट हैं कोशिश करो आप उनको सॉल्व करो। जैसे ही एक सवाल आपके सामने डिस्प्ले होगा आप उसको सॉल्व करोगे, चेक के बटन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली उसका नीचे सोल्यूशन आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। अगर सही किया फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कॉन्सेप्ट डिवेलप हो गए हैं। अगर वो गलत होगा तो और से भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपके कॉन्सेप्ट डिवेलप नहीं हुए जो आपने डिवेलप करने हैं और वो आराम से आपका जो नीचे प्रैक्टिस टेस्ट है उसकी मदद से आप कर लोगे। अब जो नीचे प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें मजीद जितने भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस, सैंपल या प्रैक्टिस टेस्ट से रेलेवेंट थे या जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारे के सारे क्वेश्चंस बना के मैंने नीचे प्रैक्टिस टेस्ट में ऐड करवा दिए। तो एक बच्चा इस लेक्चर के बाद जिस टाइम पे वो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी लॉजिकल रीजनिंग पे इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी तो इंशाल्लाह उससे लॉजिकल प्रॉब्लम से आने वाला कोई क्वेश्चन जो है अल्लाह के फजलो करम से गलत नहीं होगा।